नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात मणिपुर मुद्दे पर संसद में मचे हंगामे की। मणिपुर मुद्दे को लेकर आज तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। सरकार चर्चा के लिए भी तैयार थी, फिर भी विपक्ष क्यों हंगामा करता रहा, ये हम आपको बताएंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक लाल डायरी ने क्यों सियासी हंगामा मचा रखा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। देश की बात में बताएंगे कि क्यों ज्ञानवापी मामले में आज एएसआई को अपना सर्वे रोकना पड़ा। वहीं बताएंगे कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग एक बार क्यों फिर से तेज हो गई है। तो शुरू करते हैं देश की बात का सफर। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच चर्चा नहीं हो पाई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से चर्चा करने की अपील की, हालांकि विपक्ष नहीं माना। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी से सदन में बयान की मांग पर अड़ा है। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में सभापति से तीखी बहस के बाद आप सांसद संजय सिंह को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन तीसरा, लेकिन हंगामा पहले और दूसरे दिन जैसा ही था। लगातार तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में सांसदों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि सरकार इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने विपक्ष से अनुरोध किया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा होने दे। यह महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष इस मामले पर चर्चा नहीं चाहता। लेकिन विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा रहा। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करना उचित समझा, लेकिन जब संसद के सत्र चल रहे हैं तो यहाँ बयान देना उन्हें स्वीकार नहीं। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। वहीं बीजेपी समेत सत्ता पक्ष विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों की इज्जत की, और मेरी ये इज्जत समझ के परे भाई, जब आपका लक्ष्य वही है, सरकार वही चाहती है, जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्यों नहीं चर्चा करके आप उसके बाद जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हंगामा कीजिए ना। बट इन एंटीसिपेशन कि भाई हमको सिर्फ एक व्यक्ति से ही जवाब चाहिए और एक सेक्शन के तहत ही हमको बहस चाहिए, ये गलत है। मतलब फिर ये दर्शाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो डिबेट हो गई होती, चर्चा हो गई होती, हम लोग किसी निष्कर्ष पे भी अभी तक पहुंच गए होते। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले मणिपुर की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री से घटना को लेकर संसद में बयान देने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष हंगामा मचा रहा था तो राज्यसभा भी हंगामे के मामले में पीछे नहीं थी। मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार हंगामा कर रहे थे। संजय सिंह के हंगामे से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ इतने नाराज हुए कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह ने बार बार मना करने के बाद भी सदन की कार्रवाई को बाधित किया, इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। राज्यसभा सभापति ने ये कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्रवाई बाधित की जा रही है। आप सांसद संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।
वहीं निलंबन के विरोध में संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने संजय सिंह के साथ इकट्ठा होकर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। बोलने का बंद करना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा किया, वो खुद ही होके गड़बड़ करते रहे और इस टाइम हम रूल्स के तहत डिस्कशन पूछ रहे, वो लोग तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको वो रेस्टोर करे। इससे पहले रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने संसद में मणिपुर के विषय पर जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष मणिपुर के मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य चाहता है। अब देखना ये है कि गतिरोध कब तक खत्म होता है या फिर बजट सत्र की तरह मानसून सत्र भी पानी में बह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। राजस्थान की सियासत में एक लाल डायरी ने हलचल मचा दी है। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का कहना है कि उनके पास जो लाल डायरी है उसमें गहलोत सरकार के करोड़ों रुपए के उलटफेर और करोड़ों अरबों के लेन देन की जानकारी है। हालांकि उनका आरोप है कि विधानसभा के अंदर उनसे लाल डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया। अब राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल में लाल डायरी लहराने वाले राजेंद्र सिंह को विधानसभा में अमर्यादित आचरण करने के आरोप में 15वीं विधानसभा के शेष रहे समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। राजस्थान विधानसभा में लहराई लाल डायरी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लहराई लाल डायरी। क्या है लाल डायरी का राज? लाल डायरी से सियासी संकट में गहलोत सरकार। राजस्थान की सियासत में इस लाल डायरी ने हलचल मचा दी है। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा लाल डायरी लेकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे तो कई नेताओं की सांसें अटक गई। राजेंद्र सिंह ने विधानसभा में लाल डायरी लहराई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने राजेंद्र गुढ़ा से बदसलूकी का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा सदन शोरगुल में डूब गया। इसी शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को निलंबित करने का प्रस्ताव को पास करवा दिया। निलंबन प्रस्ताव पारित होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त के लिए स्थगित कर दी और इसके साथ ही विधानसभा में लाल डायरी में छुपे चेहरे बेनकाब होने से बच गए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा की माने तो इस लाल डायरी में कई ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे गहलोत सरकार आफत में आ सकती है। इसके अंदर कई ऐसे कारनामे दर्ज हैं जो गहलोत सरकार के लिए फंदा साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर उनसे लाल डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया, जिसमें करोड़ों के उलटफेर और करोड़ों अरबों के लेन देन की जानकारी थी। हालांकि राजेंद्र सिंह ने कहा कि इसका आधा हिस्सा अभी भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस हिस्से में गहलोत सरकार के सारे काले कारनामे हैं। जो आपने विधायकों को क्या दिया, राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, इसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक।
इसके साथ ही राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनके साथ विधानसभा में मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने मिलकर उनकी पिटाई की है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझ पर 25 से 50 लोगों ने एक साथ हमला किया, मुझे लात घूंसों से मारा गया, जमीन पर पटक दिया गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, बल्कि और भी मुखरता से अपनी आवाज उठाऊंगा। अब इस लाल डायरी को लेकर बीजेपी भी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार में बेचैनी और घबराहट क्यों है। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी का रहस्य पूरा राजस्थान जानना चाहता है। अब जबकि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही देश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। अब देखना है कि लाल डायरी से राजस्थान की सियासत का कौन सा चेहरा और चरित्र बेनकाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर ज्ञानवापी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। यानी इस दरमियान मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने सर्वे किया। ASI के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत से यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की है, जिस पर अदालत ने कहा कि ASI के सर्वे में कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही। ऐसे में मस्जिद में प्रार्थना कैसे प्रभावित हो सकती है। उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कही है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने की थी यथास्थिति बरकरार रखने की मांग। हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगा कैविएट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए फिलहाल आंतरिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इन 2 दिनों में जिला जज AK विश्वेश के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे का आदेश दिया गया था। दरअसल जिला जज AK विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। ASI की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग सर्वे कर रही थीं। परिसर में लगे पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई। आदेश आने दीजिए, आदेश का अनुपालन सामने आपको जानकारी लगी सर कोर्ट के आदेश की? अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। ठीक है मैडम, थोड़ा समय दीजिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सर। अभी फिलहाल सर ये तो बता दिए सर, अभी रोक लग गई सर, ये तो हम नाम है, बता दिए सर। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ASI के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और न ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को 2-3 दिन तक टालने की मांग की थी। कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। क्या है पूजा स्थल कानून 1992? 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए
किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ऐसा करने पर 1 से 3 साल की जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान है। अयोध्या का मामला कोर्ट में होने की वजह से इस कानून से अलग रखा गया। 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि संरचना की एक भी ईंट नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ माप फोटोग्राफी जारी थी, कम से कम 1 हफ्ते तक एक भी ईंट को नहीं छुआ जाएगा। वहीं बेंच ने मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। अहमदी ने आदेश पर रोक लगाने के लिए दलील दी। उन्होंने कहा कि संरचना को बिगाड़ने की जल्दबाजी क्या है। इस संरचना का इस्तेमाल 1500 के दशक से एक मस्जिद के रूप में किया जाता रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो पूजा स्थल कानून 1991 लाया गया था, क्या ये उसका उल्लंघन है? और सबसे अहम, क्या ये कानून भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के इस बयान को स्वीकार कर लिया है कि वो RRTS प्रोजेक्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में योगदान देने के लिए बजटीय प्रावधान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये भी आदेश दिया कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट की बकाया राशि भी 2 महीने के भीतर जमा करें। दिल्ली सरकार को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि 3 साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या कहें RRTS में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब 3 सालों में सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। कोर्ट RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापनों के लिए पिछले 3 सालों में 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाना भी मुमकिन है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार की तरफ से जो राशि लंबित है, उसका भुगतान भी 2 महीने के अंदर कर दिया जाए। कोर्ट पहले भी फंड को लेकर दिल्ली सरकार से कह चुका है। इसी महीने की शुरुआत में फंड को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और सरकार से विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम का 3 साल का ब्यौरा भी मांगा था। दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था उसके पास फंड नहीं है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 3 सालों में आपकी सरकार ने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया, इसकी जानकारी दें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए फंड आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से 2 महीने के अंदर लंबित राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए धन का खुलासा करते हुए 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हलफनामा दायर किया गया और बताया गया कि खर्च की गई राशि लगभग 1073 करोड़ रुपए। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया, हम केवल इस तथ्य के कारण अंतिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी अनुपातिक राशि का योगदान करने से हाथ खड़े कर दिए। इसमें आगे कहा गया, अगर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान दिया जा सकता है। जस्टिस कौल ने माना कि भुगतान अनुसूची स्वयं समय की अवधि में फैली हुई है। खंडपीठ को सूचित किया गया कि राज्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। राज्य सरकार की बात को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने अतिदेय राशि के भुगतान के संबंध में भी निर्देश पारित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब करीब 1.5 साल होने वाले हैं। इस बीच जहां रूस की सेना लगातार यूक्रेन में अपने हमलों को तेज कर रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त पलटवार में जुटी है।
और यूक्रेन के बीच जंग क्या अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से अब तक अपनी जमीन को बचाने में जुटा यूक्रेन आक्रामक हुआ है, ये कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सोमवार सुबह यूक्रेन ने एक बार फिर अपनी सरहद से निकलकर रूस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, वो भी पुतिन के गढ़ मॉस्को पर। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सोमवार तड़के दावा किया कि रूसी राजधानी में ड्रोन हमलों ने 2 गैर आवासीय इमारतों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह लगभग 4 बजे 2 गैर आवासीय इमारतों पर ड्रोन हमले की सूचना मिली। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन रूस के रक्षा मंत्रालय के करीब कोमसोमोल्स्की के प्रोस्पेक्ट में गिरा, जबकि दूसरा मुख्य रिंग रोड के पास लिकचेवा स्ट्रीट पर एक व्यापार केंद्र पर गिरा। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने इसके आसपास की सड़क को सील कर दिया है। रूस की एजेंसी RIA नोवोस्ती ने हमले वाली जगहों का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक बड़ी इमारत टूटी हुई साफ देखी जा सकती है। हालांकि इस ड्रोन हमले में कोई बड़ा नुकसान या जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये हमला यूक्रेन के इरादे जताने के लिए काफी है कि वो अब रूस को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने एक दिन पहले ही ओडेशा स्थित काला सागर बंदरगाह पर रूसी मिसाइल हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। हमले के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि उसने 2 यूक्रेनी ड्रोनों को गिरा दिया है। साथ ही रूस ने इसे कीव द्वारा रूसी राजधानी पर एक आतंकवादी कृत्य करार दिया है। ये पहला मामला नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन के जरिए राजधानी को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले इसी साल मई में रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के लिए उनके आवास पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। क्रेमलिन ने दावा किया कि उस पर यूक्रेनी ड्रोन द्वारा हमला किया गया था। उस समय क्रेमलिन ने इस घटना को सुनियोजित आतंकवादी हमला और रूस के राष्ट्रपति पर हत्या का प्रयास बताया था। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब करीब 1.5 साल होने वाले हैं। इस बीच जहां रूस की सेना लगातार यूक्रेन में अपने हमलों को तेज कर रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त पलटवार में जुटी हुई है। इस जंग से पूरी दुनिया दहशत में है। जंग से मानवता सहमी हुई है। रह रहकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। सभी जानते हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये पागलपन बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।